अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ का जारहाना रवैया फिर से मुफाहमत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है बानी पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को फ्री हैंड दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ को नजर आ रहा है कि 24 नवंबर का एहतजाज मौसर साबित नहीं होगा, और पीटीआई के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि एहतजाज इंतशार को हवा दे सकता है। यहां तक कि JUIF के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का आईनी हक है, लेकिन अगर वो 9 मई को दोहराना चाहते हैं तो क्या कहा जा सकता है। यानी तहरीक इंसाफ की अपोजिशन इत्तेहादी जमात की जानिब से भी एहतजाज पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और देखा जाए तो एहतजाजी तहरीक चलाने से एक बेयकीनी की कैफियत तो रहेगी कि तहरीक इंसाफ मतलूबा नताइज हासिल कर भी सकेगी या नहीं, क्योंकि रियासत हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से ही तैयार है। इस्लामाबाद में 144 नाफिज है और वहाँ रेंजर्स तैनात कर दी गई है। पंजाब पुलिस ने भी अमन अमान खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला किया है और सूबे भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी है। यानी रियासत टकराव का जवाब टकराव से देने को तैयार है। इख्तियार वली खान कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को सोचना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। फिर इसी तरह वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुख सवाल के जवाब में कह रही है कि एहतजाज करने वालों के साथ वही सलूक होगा जो दहशतगर्दों के साथ होता है। उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है, वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, रियासत के खिलाफ जिहाद करने के लिए आ रहे हैं, फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज करने के लिए आ रहे हैं। जाहिर है ये करने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती, तो फिर इकदाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं। हम उनका रास्ता रोकेंगे एट एनी कॉस्ट और उनको रियासत पर हमला नहीं करने देंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब को भी सोचना चाहिए और उनको भी फैसला करना होगा कि क्या वो रियासत के साथ खड़े हैं या वो रियासत के खिलाफ खड़े। यानी किसी को इश्तिहाल अंगेजी करने की इजाजत नहीं होगी, और ऐसे में तहरीक इंसाफ के कारकुन और सपोर्टर्स एहतजाज करते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे आगे से मजामत करते हैं, तो फिर सूरत हाल खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के गिरद शिकंजा और भी तंग हो सकता है। लेकिन अगर मुज़ाकरात की कोई सूरत बन जाती है तो तहरीक इंसाफ अपनी बहुत सी बातें मनवा सकती है, और शायद बानी पीटीआई को इस बात का इदराक भी है। अब यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर जो अपनी भड़कों और जारहाना अंदाज से जाने जाते हैं, वो अपने रवैये में लचक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बात का अंदाजा हम एपेक्स कमेटी के इजलास से लगा सकते हैं। सीधा अब्बासी की खबर के मुताबिक एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यह मसला उठाया कि कैसे अली अमीन गंडापुर हमले की तर्ज पर पेशावर से इस्लामाबाद तक एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हैं। उन्होंने निशानदेही की कि ऐसे एहतजाज से जानो माल का नुकसान भी होता है। मरियम नवाज की तनकीद के जवाब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई को खुसूसन पंजाब में दरपेश मुश्किलात और बानी पीटीआई के मुतालिक बात करते हुए कहा कि बानी पीटीआई 1 साल से बगैर किसी जुर्म के जेल में कैद है और हमारे कारकुनान को तंग किया जा रहा है। एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक एक ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज का लबो लहजा ज़रा सख्त था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अवामी तासुर के बरक्स पुरसुकून अंदाज से जवाब दिया। ताहम दोनों वज़राए आला के दरमियान मजीद कोई बहस नहीं हुई। अब अली अमीन गंडापुर के बदले बदले तेवर से ये कहा जा सकता है कि आखिर मुज़ाकरात की कोई तो खिचड़ी बन रही है। एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले यह कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर पीटीआई के मुतालिबात शुरका के सामने रखेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। जबकि बैरिस्टर सैफ तो कह रहे थे कि एपेक्स कमेटी में मुतालिबात को सामने रखा जाएगा। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली गई है और 10-10 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस मुकदमे की समाअत की और बिलाखिर बानी पीटीआई को इसमें जमानत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 में जमानत हुई और एक ऐसे वक्त में हुई कि जिस वक्त मुज़ाकरात की बात हो रही है, कोई डील की बात गश भी सुनाई दे रही है, तो क्या मुज़ाकरात का नतीजा है कि अब कोई रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बानी पीटीआई को? देखिए, हमारा जो है ना सारा सिलसिला हुआ है कॉन्स्पिरेसी ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो उसके ऊपर जो है वो मामला इस तरह से किया जाता है कि हर चीज जो है वो साजिश में जोड़ दी जाती है। ये बड़ा सिंपल सा, जो आज बेल होनी है, ये तो बेल बिल्कुल 100% होनी इसलिए थी कि इमरान खान साहब तोशाखाना 2 जिसको केस कहते हैं, उसमें FIA वाला जो केस है उसमें मेन एक्यूज नहीं है, उसमें मेन एक्यूज बीबी साहब है। तो क्योंकि बुशरा बीबी की बेल ऑलरेडी हो चुकी है, वो उनका भी केस जो है मेरिट पे बेल हो गई है, तो इसलिए इमरान खान साहब की बेल उस केस में रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जो होता है वो उसमें ये होता है कि जो मेन एक्यूज की बेल हो जाए तो फिर जो कोई एक्यूज है उनकी तो बेल होनी होती है। लीगली खासी लॉजिकल बात है आपकी फैसल चौधरी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि उसमें मेन एक्यूज तो बुशरा बीबी थी और जब उनको जमानत मिल गई तो फिर बानी पीटीआई की जमानत तो होनी थी। बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। तो सर, इसके बाद बरियत तो बानी पीटीआई की अभी नहीं होती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस है और अल्टीमेटली वहां पर भी जो है वो कंक्लूड तो हो रहा है, लेकिन क्या बरियत होती हुई देखते हैं आप?
देखिए जो 90 मिलियन अलकायदा ट्रस्ट केस जो है, तो उसमें बुनियादी तौर पे अगर आप प्रोसिक्यूशन का एविडेंस पढ़े, जिसकी बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं कि अब बरियत की जो एप्लीकेशन है उसको डिसाइड करें। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में बहुत झोल है। पहली बात तो ये है कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस एनसीए में पार्टी नहीं थी, और वो एनसीए का जो एग्रीमेंट है मलिक रियाज साहब और उनके दरमियान, तो वो जो अगर आप, और वो पब्लिक गेन का केस इसलिए नहीं है कि वो जो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे उसके ऊपर 20-22 अरब रुपए का मुनाफा कमा लिया है पाकिस्तानी हुकूमत ने, तो उसमें तो पब्लिक गेन का केस है, पब्लिक लॉस का तो केस है नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो 190 केस में भी अगर आपको कोई चीज़ें देखेंगे आप मेरिट्स के ऊपर, तो वो भी एक्विटल का केस है, और वो एक्विटल जो है वो भी हो जाएगी। उसमें जो हमने कोर्ट विटनेस 16 की दरख्वास्त दी है, जो उन्होंने ड्रॉप की है, कि वो लाएं, आप उनमें से फाइनेंशियल गेन को इस्टेब्लिश करें कि हमने कोई फाइनेंशियल गेन अच्छा लिया फैसल चौधरी है। साहब, इससे भी हट के आपने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट तो पढ़ा होगा। उसकी क्लॉज 4 जब हमारी नजर से गुजरी तो हमने देखा कि उसमें तो ये शिक डाल दी गई है कि कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर तो कैबिनेट ही है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर वो फैसला करती है तो उस फैसले को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी ट्राइब्यूनल के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आपको नहीं लगता कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो ये फैसला ये क्लॉज डाली गई है, उससे तो सीधा सीधा फायदा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन पाउंड केस में कि ये कैबिनेट का या प्राइम मिनिस्टर का फैसला था? ये नैब अमेंडमेंट्स जो लॉ है, ये वो किसी और तनाजुर में नैब का जो अपने खुद अमेंडमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर की है, उसके मुताबिक जो है वो ये फायदा होता है। और जो कैबिनेट के डिसीजन है या जो बॉडीज हैं, वो नैब उनकी तहकीकात नहीं कर सकता है। तो 190 मिलियन का क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन है, तो इसके ऊपर ही जो हमारे इक्विटल एप्लीकेशन है, बरियत की जो दरख्वास्त है, उसमें मेन ग्राउंड तो हमारा ये भी है, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत तमाम इदारे, तमाम लोग जो हैं वो मुल्क के कानून को जो है किसी को ये तो बड़ा मेजर ग्राउंड होना चाहिए सर। आप देखिए ना, नैब अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे लोगों के केसेस माफ हो गए, तो ये तो बड़ा मेजर ग्राउंड होना चाहिए पीटीआई लीगल टीम का कि इसके बाद तो ये केस खड़ा ही नहीं हो सकता। जी। आपका ख्याल है कि इमरान खान के खिलाफ लीगल केसेस हैं? ज़ाहिर है इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल केसेस हैं, तो पॉलिटिकल बुनियाद पे जो केसेस बनते हैं वो तो पॉलिटिकली रिजॉल्व होंगे ना। वो लीगल बुनियाद पे कोई ABCD का केस तो है नहीं कि वो तो फैसल चौधरी उन्होंने साहब, फिर तो ज़ाहिर है बात खत्म हो गई ना। फिर तो देखिए, फिर तो किसी केस के अंदर जमानत होना, तो ये तो कब लीड टू बरियत तो हो ही नहीं सकता कभी भी। 190 मिलियन, वो कहते हैं ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा 190 से निकलेंगे तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल तैयार हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब यह है कि ब्रीदिंग स्पेस या बरियत तो तब होगी ना कि जब कबूलियत होगी। तो क्या कबूलियत का वक्त है पीटीआई के लिए? देखिए, कबूलियत का वक्त तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला के यहाँ पे हर वक्त होता है, और जब कभी किसी को कबूलियत होनी हो वो हो जाएगी। तो लेकिन ये जो दरिया है, अगर कोई एक दरिया की नहीं, हम बहुत सारे दरिया पार कर चुके हैं पिछले 1.5 सालों में। 18 महीने की सीरी है इमरान खान साहब की, एक लंबी सीरी है, एक गैर मैं कहता तो बेबुनियाद और झूठे और लग केसेस में उनको अंदर रखा गया है। बेगम साहब ने 9 महीने की सीरी जो है वो बर्दाश्त की है। तो ये सारे मामला जो है ये हमारी नज़र में है। आप बरियत पे जो है वो कौम फिक्रमंद ना हो। इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो है तमाम केसेस में सुरखरू होंगे। नहीं सर, देखिए सुरखरू तो तब होंगे ना, जैसे आपने कहा ये तो पॉलिटिकल केसेस हैं, इसमें तो लीगल ग्राउंड्स की तो आप बात ही नहीं कर रहे। तो क्या पीटीआई की लीगल टीम या बानी पीटीआई कन्विंस्ड है अब कि अगर सुरखरू होना है तो फिर मुज़ाकरात से ही होना है, फिर एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करनी पड़ेगी, और वो हो रही? देखिए, हमने लीगल रिकोर्स जो है उसको कभी झुटलाया नहीं है, और हमने अदालतों से ही अपनी फाइट की है, और अदालतों से ही हमें रिलीफ मिला है। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात तो करती है, मुज़ाकरात से इनकार तो नहीं है। मुज़ाकरात जो है वो तो पहले भी किए गए, मई 2022 में भी किए गए जब PDM की हुकूमत थी, उसके बाद अभी सितंबर में भी मुज़ाकरात किए गए। लेकिन हमारी शिकायतें हैं, वो हमारी बड़ी जायज़ शिकायतें हैं कि 2 साल में आप 2 जलसे हमें करने दिए, उसके बाद हमारे जो सारे कायदीन और आप कारकुनान है मेरा किया जाता है। तो और एक मुसलसल रियासती तशद्दुद का और जबर का सामना है हमारी पार्टी को, हमारे वो वर्कर्स को। 1.5 साल हो गया है। आपने 9 मई के केसेस में 109 के मुल्ज़मान को बना के जो है वो यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी एजाज साहब, महमूद रशीद और उमर सीमा समेत कितने लोग हैं उनको रखा हुआ है, और उनका कोई बेले नहीं दे रहे। तो ये बातें तो
देखे ना, ये हम सारे लोग जो है पाकिस्तानी है, आप मैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये कोई इसराइल और गजा की जंग थोड़ी है। आखिर तो फैसल सबको चौधरी इसको, साहब, 9th ऑफ मई जिस पर इस्टेब्लिशमेंट में ना सिर्फ गमो गुस्सा है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट उसकी विक्टिम नजर आती है स्टेटमेंट्स में, तो आपको लगता है ये जो मुतालबात आपने रखे हैं सामने, 3 मुतालबात हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट मान लेगी? देखिए 9th मई तो होक्स है ना, 9th मई तो पिन किया जा रहा है। 9th मई में आपने जो, हमने तो ये कहा है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बना दें, उसमें वो भी अपना वर्जन दे दें, हम भी वर्जन दे दें। खान साहब ने कल भी कहा है कि अगर हमारी पार्टी को बंदा उसमें मुलव्वस हुआ तो हम उनको पार्टी में बिल्कुल नहीं, देखिए ना नहीं सर, रखेंगे और मुज़ाकरात तो निकाल। आप कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं क्या इस्टेब्लिशमेंट इस पे एक कदम पीछे हटने को तैयार है? देखिए मुज़ाकरात मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो वो जो उस मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं हमारी तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब है। उस तरफ से कौन आता है या वहाँ का मुतालबा क्या आता है, वो जब भी आएगा हम आपके सामने रखेंगे। ज़ाहिर है हम वहाँ से कुछ चीज़ छुपा तो नहीं सकते। हमारे जो एहतजाज है वो ना मौखर हुआ है ना कैंसिल हुआ है, वो बिल्कुल ऑन है, और परसों से हमारे काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, और हम गंडापुर एक साहब के भरपूर रवैये एहतजाज, में जो लचक है और रिपोर्ट हो रही है एपेक्स कमेटी इजलास के अंदर उनका एटीट्यूड हो या फिर बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू हो, तो उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं शायद गंडापुर साहब ये महसूस कर रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम कि जब पीटीआई को के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं मुज़ाकरात। तो आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि पीटीआई के लिए ये जो राउंड ऑफ डिस्कशन है या ये वाला जो स्पेल है ये प्रोडक्टिव होने जा रहा है? देखिए पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये बात पीटीआई सेंट्रिक नहीं है, ये इमरान खान सेंट्रिक नहीं है। इमरान खान साहब ने कभी अपनी बात की नहीं। ये पाकिस्तान का मामला है। वी मे नॉट लाइक द सीजर्स बट वी ऑल लव रोम मोर। तो ये पाकिस्तान की बात है। आपका पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का पाकिस्तान है, फौज का पाकिस्तान है, सियासी जमातों का ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के लिए बात होनी है। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो पॉलिटिकल रिकोर्स तो करना पड़ेगा ना, एंगेजमेंट्स तो करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ा लीडर है इमरान खान, जो कि जेल के अंदर से भी इलेक्शन जीता है। सर, उसको गंडापुर आप साहब की और इग्नोर, बैरिस्टर गौहर साहब की एक मुलाकात रिपोर्ट हो रही है और ये बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात बताई जाती है। ये किससे हुई है सर मुलाकात, और इस मुलाकात का एजेंडा क्या था आज सर? मुलाकात आज भी हुई है। नहीं नहीं सर, बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन गंडापुर साहब की कोई हाई लेवल मुलाकात किसी आला शख्सियत से हुई है, मुज़ाकरात के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ। तो इस मुलाकात का एजेंडा क्या है सर, और ये शख्सियत तो हुकूमती है या दायरा हुकूमत से तो आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे? हम तो मुज़ाकरात उनसे करेंगे जहाँ पे ताकत का मंबा है। हुकूमत ताकत का मंबा है तो हुकूमत से हो जाएंगे, कोई और ताकत रखता है तो उनसे हो नहीं, जाएंगे। हम तो हुकूमत को तो मुज़ाकरात, आप लेजिटिमेट जाहिर, हुकूमत समझते ही नहीं है ना सर। जी हुकूमत की तो लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल है ना, आप तो हुकूमत की लेजिटिमेसी को मानते ही नहीं। हाँ, लेजिटिमेसी को, हम हुकूमत को, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम इसकी लेजिटिमेसी को बिल्कुल नहीं मानते हैं और हम इसको तस्लीम करने को भी तैयार नहीं है। और लेकिन ताकत, आपने कहा मुज़ाकरात कहाँ पे होंगे, तो उसका जवाब इमरान खान साहब ने जो दिया है नहीं, ये जो हालिया मैंने वो मुलाकात रिपीट हुई किया है है सर, कि मैं इसका पूछ रहा हूँ, ये मुलाकात किससे हुई है और इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, और इस पे कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? अभी बता देंगे आपको, जब वक्त आएगा बता देंगे, इतनी जल्दी हमें भी नहीं है। तो सर ये 24 नवंबर से पहले पहले को मामला मैच्योर हो जाएंगे आपको लगता है, या नहीं निकलना पड़ेगा फिर ही जाके दाल गलेगी? तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई की सेलिब्रेशन होंगी, हम उनकी लीड में जो है इंशाल्लाह रिहाई जो है वो 24 से पहले मुझे नजर आ रही है। कोई ऐसा केस नहीं है, सब कंपॉक्टेड केस है। तो आई होप इंशाल्लाह, मेरी बहुत उम्मीद है, मेरे वासिक है कि इमरान खान साहब अपनी रिहाई का जुलूस लीड करेंगे। सर किसी ना कोई ऐसी चीज होगी ना, मतलब वो जिसको कहते हैं कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए तो ये रिहाई 24 से पहले पहले हो जाए, कम से कम हमें तो इस तरह से, वो क्या ऐसी चीज हुई है या जमीनी हकायक क्या है जो तब्दील हो गए हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि 24 से पहले पहले खान साहब बाहर होंगे और आप जश्न मना रहे होंगे? पीटीआई के पास ये कैपेबिलिटी है और एबिलिटी है कि वो बॉक्स ही आउट कर देते हैं। तो वी विल एंड वी हैव आउटस्टेड द बॉक्सेस। तो देखते हैं कि, क्योंकि हमारे पास अवाम की मैंडेट है, अवाम हमारे साथ है और अवाम के ताकत के जोर के ऊपर और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह हर काम होगा। अच्छा, लास्टली सर, इस्टेब्लिशमेंट तो तब्दील नहीं हुई, इस्टेब्लिशमेंट तो वही है, चेहरे भी वही हैं, हुकूमत में बैठे हुई शख्सियात भी वही हैं, उन्हीं के साथ बैठे भी होते हैं गंडापुर साहब। तो ये कहीं ये जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तब्दीली है, आप देख रहे हैं कुछ सफारती हल्के एक्टिव हुए हैं और वहाँ से पीटीआई को सपोर्ट मिल रही?
देखिए मुझे इस बात का तो प्रिवी नहीं हूँ, ना मुझे कोई ऐसी खबर है, ना ही कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन जो वो नहीं आया है कुछ। देखिए लेकिन आप इंटरनेशनल, ये जो ग्लोबल विलेज है हमारी दुनिया, इसमें ज़्यादा कोई इंडिपेंडेंट इतना तो होता नहीं है। तो एक मुल्क के हालात दूसरे मुल्क पे, और डेफिनेटली जो सुपर पावर्स हैं उनके जो हालात हैं वो दूसरी पूरी दुनिया पे असरअंदाज होते हैं। तो पाकिस्तान दुनिया से बाहर तो नहीं है, मैं इसको रूल आउट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो चेंजिंग्स आई हैं उनका भी कोई ना कोई असर डेफिनेटली यहाँ पे भी लिया जाएगा, पर लिया जाना चाहिए। उसकी वजह कि पाकिस्तान दुनिया से कट ऑफ तो नहीं हो सकता, और पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने का, जिस तरह के ये आपने देखा कि हुकूमत जो है वो बौखला के ये बातें कर रही है। तो इस सारे मामलात को आप इंटरनेशनल जो सिनेरियोज बदले हैं दुनिया के पावरफुल कैपिटल्स में, उसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत एक तरफ तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने की तैयारियों में है, तो वहीं वो अपनी सफ़ों को भी सीधा करने में मसरूफ नजर आ रही है। ज़ाहिर है हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी इस वक्त नाराज़ है, और अगर ये नाराज़ी शिद्दत इख्तियार कर गई तो हुकूमत का अपना वजूद बरकरार रखना नामुमकिन हो जाएगा। और आज से कुछ रोज़ कबल बिलावल भुट्टो ने वफाक से गिले शिकवे किए थे, जिसके बाद से हुकूमत और पीपल्स तनाव का माहौल है। राजा कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नदीम अफजल शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी में मेजॉरिटी ये समझती है और ये सोच रखती है कि जितनी जल्द इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लिया जाए उतना बेहतर है। मजीद बोझ उठाना नून लीग लेड एस्केलेशन का मुमकिन नहीं है, ये चंद साहब कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हर सियासी जमात में मुख्तलिफ नज़रियात के लोग होते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग होते हैं, और यही उस सियासी जमात का हुस्न होता है कि सारे अपनी अपनी आरा देते हैं। और फिर वो जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में मुख्तलिफ मिड टीयर के या टॉप टीयर के लीडर्स होते हैं, उनके जो ज़ाती कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज तजर्बात होते हैं वो भी इस उनकी राय कायम करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। यानी ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतहारब सियासी जमातें रही हैं ओवर द डेकेड्स, और इवन जो इलेक्शंस अभी 2018 में हुए या 24 में हुए, इसमें भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो सर इसमें पब्लिक पल्स भी है ना फिर राजा साहब, इसका मतलब इसमें पल्स पब्लिक की भी है, लोग भी जो है वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी ये कह रहे होंगे, मशवरा दे रहे होंगे कि इस हुकूमत से आप अलहदगी किनारा कशी इख्तियार कीजिए, इसके साथ मजीद चलेंगे तो आप अपने लिए जो है बर्बादी लेके आएंगे। तो आप समझते हैं कि नून लीग के लिए आने वाले चंद दिनों के अंदर मुश्किल खड़ी कर सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्टांस? देखिए, मेरा बिल्कुल ये ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ऐसा फैसला करेगी कि जिससे हुकूमत को, और बिलखसूस जो इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी भी एक सूबे में हुकूमत में है इस सिस्टम के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं वो भी उनके पास हैं, और अभी 26वीं आईनी तरमीम की स्याही नहीं खुश्क हुई, मिल के दोनों जमातों ने वोट दिया। उसके बाद ये जो अमेंडमेंट हुई आइन में जिसमें मुद्दत मुलाजमत और दीगर चीज़ों का तयन किया गया, उसमें भी, और उससे पहले बजट। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश नहीं है ना, वो तो ये इजहार कर रहे हैं कि हम हमारी मजबूरी साथ है, ख्वाहिश हमारी नहीं है कि हम इनके साथ हों, मजबूरी है। चलें किसी भी सूरत हाल में हो, लेकिन एक खानदान में भी एक कुंबा जब घर में रह रहा होता है उसमें बहुत से शायद उस सिस्टम से उतने मुतमईन नहीं होते, लेकिन बहरहाल वो रह रहे होते हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसी इस वक्त इशू मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा है। नहीं राजा साहब, इशू तो है सर, इशू तो है। आपके लिए दो धारी तलवार है, एक तरफ वफाक पे चढ़ाई की बात पीटीआई कर रही है, 24 नवंबर की कॉल दी हुई है, और दूसरी तरफ आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आपके इत्तेहादी नाराज हैं, उनके ग्रीवेंसेस को जो है वो एड्रेस नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, जो है वो आपकी राय साहिब है, लेकिन मेरी राय में ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मेरा जुमला अगर मुकम्मल हो जाता कि मुस्तकबिल करीब में हुकूमत के लिए कोई खतरा ये इशू बन सके। बाकी इत्तेहादी जमातों के जब वो हुकूमत में होते हैं तो बहुत से आपस में गिले शिकवे भी होते हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, और वो फ्रीक्वेंटली दूर भी होते हैं। तो हुकूमत का जामिन कौन है, या ये जमानत कौन दे रहा है आपको कि जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है, बावजूद इसके की आवाजें उठ रही हैं? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुलाकातें होती हैं तो ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। मसलन रिसेंटली जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात कोई थे उसके लिए इसहाक डार साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जिम्मेदारी
तफवीज़ की और वो कि आप मुलाकात करके तो उन चीज़ों को दूर करें, तो ये इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। कोई ऐसा नहीं, बट इशू एज नहीं ऑफ है। नाउ जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ये अपनी जगह पर मौजूद है। ये कोई डार साहब की कमेटी ने कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया अभी तक कि पीपल्स पार्टी से बात हो गई और उनको बना लिया हो, ऐसा हुआ नहीं है अभी सर। ये आज की तारीख में बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि वो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन ये इंशाल्लाह हो जाएगा। और इससे पहले भी माजी में ये गुज़श्ता PDM की हुकूमत के दौरान भी और फिर अभी भी 8 महीने गुजर गए इलेक्शन को हुए हुए 7 महीने, तो इस अरसे में ये चीज़ें 8 माह में बहुत सी दफ़ा आई और फिर पस मंज़र में चली गई। तो ये मामलात हल होते रहते हैं, सियासी सफ़र आगे की तरफ बढ़ता है। अच्छा राजा साहब, वैसे लास्टली एंड फ्रैंकली स्पीकिंग सर, ये जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह रहे होंगे नदीम अफजल चंद साहब के, जाहिर है वो जो उनका वोटर सपोर्टर है वो नाराज होगा, ये नून लीग के लिए नहीं है। आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा आपसे खुश है? तो नून लीग क्या कर रही है सर? मतलब अगर इन हालात को एक्स्ट्रापोलेट करके 2029 में ले जाएं तो फिर आपको लगता है आप अपना वोट बैंक जो है उसको बरकरार भी रख पाएंगे? ये कौन सा अभी रेफरेंडम ऐसा हुआ है या कोई होलिस्टिक किस्म का सर्वे हुआ है जिसने कहा ये सर फतवा ये दिया है रेफरेंडम कि से मेरे कम है कि आपके इत्तेहादी खड़े होकर कह रहे हैं कि ये हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, पुअर परफॉर्मेंस है, बैड गवर्नेंस है और उसका बोझ हमें उठाना पड़ रहा है। जी मैं आपकी बात को नेगेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये दो चीजें, एक ये है कि इत्तेहादी जमातें और इत्तेहादी जमातें हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि जाहिर है इनका अपने अपने नजरियात हैं, हर एक का अपना अपना मंशूर है और बहुत सी हमारी इत्तेहादी जमातों में शायद अपना मुत्तहिदा के बल्दियाती निज़ाम के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है, पीपल्स पार्टी के बहुत सी चीज़ों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की आपने बात की और मुस्लिम लीग नून के वोटर की, इसका मैंने बात की थी कि कोई ऐसी होलिस्टिक या प्रूवन चीज़ नहीं आई। हमेशा जो इनकम्बेंसी होती है, हुकूमत जो होती है उसकी एक कीमत भी होती है, हर हुकूमत ने वो अदा की है और अदा करना पड़ती है कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो लोगों की तवक्कुआत होती है और जितनी ज्यादा तवक्कुआत होती है। लेकिन ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है राजा साहब, ये वक्त इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत दोराहे पे खड़ी हुई है, तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात वाला मामला है वो भी चल रहा है, बातचीत भी है, फिर फाइनल कॉल भी है, फिर इत्तेहादी भी, तो ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त में कुछ तब्दीली ऐसी आ सकती है जो कम अज़ कम नून लीग के लिए जो है बड़ी शॉकिंग हो, आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? ये बिल्कुल कोई ऐसा इम्कान नहीं है शॉकिंग वाला, लेकिन आप ये देखें कि ये वक्त वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त में जो मईशत का पहिया था वो न सिर्फ सीधा हुआ, उसका रुख सीधा हुआ, उसका रुख मुतय्यन हुआ, और आप जितने इंडिकेटर्स मईशत के हैं वो इन गुज़श्ता 9 महीनों में 8 महीनों में जो है वो दुरुस्त सिमत में चले। अब एक बहुत बड़ा, आपने जो बिल्कुल बात की, वो एक बहुत बड़ा इस वक्त खतरा दरपेश है इस रियासत को, जो कि दहशतगर्दी की सूरत में, और जो दहशतगर्दी के वाक़यात रोज़ बरोज़ हो रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी कुव्वतों को और उन लोगों को जो इस मुल्क की सलामती की ख्वाहिश रखते हैं और तमन्ना रखते हैं, उनको मिलकर बहुत से अपने बाहमी चीज़ें जो है उन्हें दूर, हुकूमत की साइड को भी ये थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा और हम करने के लिए तैयार हैं, और इसी तरह अपोजिशन को भी कि इस नाजुक टाइम में, जिस तरह अभी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था तो उस दौरान भी इसी तरह का एक एहतजाज जो है वो लॉन्च हो गया था, तो वो मसला भी सॉर्ट आउट हुआ, और तवक्को ये है कि ये भी शायद जो है वो सॉर्ट आउट हो, और अगर ना भी हो कम से कम ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि उसमें खून खराबा ना हो, फितना। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार देने पर समाजी और सियासी शख्सियात ने कड़ी तनकीद की थी, जिसके बाद अब अल्लामा राग़िब नईमी ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा है कि उन्होंने VPN को गैर शरई करार नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने VPN के दुरुस्त और गलत इस्तेमाल पर बात की। अब अल्लामा राग़िब नईमी एक तरफ VPN के गलत इस्तेमाल को गैर शरई करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आज इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इजलास के बाद सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि VPN के जरिए एक्स अकाउंट को जो एक्सेस किया जाता है और उससे ट्वीट्स होती हैं वो जायज़ है या नाजायज़ है, तो इसके जवाब में उनका कहना था कि गैर रजिस्टर्ड VPN के जरिए एक्स अकाउंट का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, और ज़ाहिर है रजिस्टर्ड से एक्स का इस्तेमाल दुरुस्त है, यानी अब रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड VPN की बात होना शुरू हो गई है। उसमें राग़िब नईमी साहब क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। कानूनी तौर पे 30 नवंबर तक इजाजत दी गई है रजिस्टर नॉन रजिस्टर VPN को चलाने की। 30 नवंबर के बाद जो कोई भी VPN नॉन रजिस्टर चलाएगा, हुकूमत या PTS की जो भी पॉलिसी बनाएगी उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। मेरी तमाम
वज़रा, ओहदेदार, अफसरान, इन तमाम से मेरी ये गुजारिश है, अगर इस पॉलिसी को इंडोर्स किया गया है तो तमाम रजिस्टर VPN के ज़रिए अपने ट्विटर अकाउंट को चलाएं। समझ लीजिए कि 30 नवंबर तक VPN का इस्तेमाल शरई है और 30 नवंबर के बाद ये गैर शरई हो जाएगा। भारत की हरदर्मी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान रवा हफ्ते भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ICC पाक भारत मैच और बढ़ते हुए तनाव की वजह से शदीद मुश्किल में नजर आ रहा है। ब्रॉडकास्टर्स ICC से मुतालबा कर रहे हैं कि पाक भारत मैच होगा तो शेड्यूल तस्लीम किया जाएगा, जबकि कमर्शियल पार्टनर्स भी पाक भारत मैच के बगैर शेड्यूल तस्लीम ना करने के मौक़िफ़ पर कायम है। पाक भारत मैच ना होने की सूरत में ब्रॉडकास्टर्स ने ICC के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान भी कर दिया है। यानी हर गुजरते दिन के साथ ICC पर दबाव बढ़ रहा है और अब इस मामले को वोटिंग के लिए बोर्ड मेंबर्स के पास ले जाने का इम्कान भी बढ़ चुका है। पाकिस्तान ने ICC से तहरीरी इनकार की कॉपी मांगी थी ताकि वजूहात का जायज़ा ले सके और ज़राए के मुताबिक इस मामले में BCCI की जानिब से किसी कानूनी और ज़ाब्ते की पाबंदी भी नहीं की जा रही, इसलिए अब ICC हुकाम जवाब देने के हवाले से खासे मोहतात हैं। वो इस पोजीशन में नहीं है कि 10 दिन पहले मौसूल होने वाले PCB की ईमेल का जवाब दे सके। अब जैसा कि पाकिस्तान आने से इनकार की भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई तहरीरी वजह बयान नहीं की है, इसलिए पाकिस्तान का केस मजबूत दिखाई देता है। लेकिन भारतीय मीडिया मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है और अब भारतीय मीडिया नया शोशा छोड़ रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को रियासत का मेहमान बनाकर अपनी मुश्किलात खुद बढ़ाई और नतीजतन भारत ये कर रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।